हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि हमारा सॉलिड स्टेट कंटिन्यू चल रहा था। आज जो प्रीवियस वीडियो में जहां टॉपिक एंड हुए थे वहां से हम लोग कंटिन्यू करने वाले। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं। सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट किया था, कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो हल्का सा मैं रिवाइज करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ लास्ट टॉपिक से। सॉलिड हमने कंटिन्यू किया था, वहाँ से आगे चलेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन वगैरह का पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिया था वहाँ पे। तो जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं वो लोग पहले प्रीवियस वीडियो 2-3 वीडियो हो चुके हैं सॉलिड स्टेट पे, उसको एक बार कवर कर लीजिए। उसके बाद चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी। फिर यहाँ से आज हम लोग मतलब लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था प्रीवियस वीडियो में वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल व्यू दूँ एक कि हमारा अभी तक टॉपिक कहाँ पे हो गया था, तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। सॉलिड के डिफरेंस, मतलब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस अलग अलग क्यों होते हैं, ये हमने देखा था। फिर मेजर जो चैप्टर है अपना, वो मेजर चैप्टर डील करता है कि इसमें हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड के टॉपिक्स हमने देखे थे। उसके बाद मैंने यूनिट सेल बताए थे। मेजरली हमको 3 टाइप के यूनिट सेल पढ़ने हैं, दैट इज SCC, BCC एंड FCC। 3 टाइप के हमने यूनिट सेल पढ़े थे और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद हमने ब्रेविस लैटिस पे कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई थी, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि SCC, BCC और FCC जो तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड के यूनिट सेल हैं, इनमें कितनी ऑक्यूपाइड स्पेस होती है और कितना वॉइड बचता है, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पे हमने डेरिवेशंस देख लिए थे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको SCC का जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं और BCC का कैसे निकालते हैं, वो सब हमने देखा था। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, अगर जो लोग वीडियो पे कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने SCC का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाला था और FCC का। BCC का मैंने नहीं निकाला था। प्लस मैंने आप लोगों को बोला था जिसको BCC का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालने में दिक्कत आएगी वो कमेंट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई कमेंट आया नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा BCC में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉडी सेंटर्ड जो क्यूब है उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, राइट। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सिंपल सा टॉपिक डालेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ BCC। ठीक है, देखो मेन जो चीजें हैं, जब भी हम लोग किसी भी चीज का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालते हैं तो हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो उसका एज लेंथ क्या ले हम लोग, करेक्ट है, और दूसरा उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने स्पेयर्स हो सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में देखो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग ये सब चीजें देखते आ रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अगर हमारे पास एक ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होंगे, कुछ सेल प्रेजेंट होंगे ऐसे, राइट। और एक बॉडी के बीच में पूरा स्पेयर होगा, क्लियर है। तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जनरली हमको ऐसे दिखेगा। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा ऐसे करके देखें तो देखो ये प्रॉपर शायद समझ में आए कि बॉडी सेंटर्ड हमको दिखाई कैसे देता है। ये अंदर वाला स्पेयर हो गया, ठीक है, जो बॉडी के बीच में आता है, राइट। और उसके साथ साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जैसे ही हम लोग SCC वगैरह बोलते हैं, ये बॉडी के बीच का स्पेयर हो गया, ठीक है, और ये हो गया कॉर्नर्स वाले। तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूब होगा वो नियरली मुझे ऐसे दिखेगा। तो अगर हम लोग इसको जज करें, इस क्यूब को अगर मैं बाहर निकाल लूं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है, क्लियर है।
एफसीसी में रेडियस कैसे निकाले थे? अब सबसे पहले जैसे ही मैं बोलता हूं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी है, राइट, बीसीसी बोलते ही इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्पेयर, राइट, नंबर ऑफ स्पेयर को मैंने क्या बताया था कैसे लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्पेयर को हम लोग z से लिखते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बराबर। बॉडी सेंटर्ड के लिए ये कितना हो जाता है हमारे पास, z की वैल्यू हो जाएगी 2, क्लियर है। फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी देखो, हमने देखा था, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ स्पेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन क्या था, टोटल वॉल्यूम, बराबर। तो दो चीजें हमको पता है यहाँ से, क्या, सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्पेयर दैट इज 2, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्लियर है। तो ये हो गया। अब हमको चाहिए क्या, इस स्ट्रक्चर में से हमको ए की वैल्यू चाहिए होती है, बराबर है। अब ए की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखो ये अगर हम लोग क्यूब पकड़े, तो अगर मैं बॉडी के बीच में से जाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात आ जाएगी। देखो अगर ये लाइन को मैं कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ से बॉडी के बीच से अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं, तो ये स्पेयर इससे कनेक्टेड है, ये स्पेयर इससे कनेक्टेड है, बराबर। तो ये इसका रेडियस आ जाएगा, 2 रेडियस आ जाएंगे इसके और 1 रेडियस आ जाएगा इसका। मतलब ये अगर डिस्टेंस, मान लो इसको नाम दे दें हम लोग ए बी करके, तो ये जो ए बी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, 4 रेडियस को कंसिस्ट करेगा। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि एक ये छोटे वाले का रेडियस, 2 रेडियस इसका और 1 इसका, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4r। दूसरा, अगर मैं इस एंड से इसको कनेक्ट कर दूं, तो देखो मेरे पास 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक पकड़ लेते हैं, ये ए बी सी बोल देते हैं और इसको डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल अगर मैं लेके चलूँ ए सी और डी, ए सी डी में अगर हम लोग ले, तो ये डी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो इसमें ही पाइथागोरस से लगा लेते हैं, क्या मिलेगा अपने को, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बराबर है। अब ए सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, मतलब क्या, ये तो सारे एज लेंथ है जिनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। यूनिट सेल का जो एज होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने पहले भी बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए करके लिखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये भी हमारे पास क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर। तो फाइनली ए सी की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी अपने को, 2a स्क्वायर, क्लियर है। चलो एक वैल्यू यहाँ से मिल गई अब अपने को। अब दूसरा ट्रायंगल अगर मैं लेके चलूं, मान लो ट्रायंगल ए बी और सी में, तो जो एंगल सी है अपने पास वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएं तो ये एज लेंथ भी क्या होगा, ए होगा। अब देखो बी सी का स्क्वायर प्लस ये बी सी हो गया और ये हमारा ए सी हो गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी की जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी निकाली हुई है कितनी, 4r का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हमने क्या लिखा है ऑलरेडी, 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मुझे क्या मिला, 3a स्क्वायर, यहाँ से 4r स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग क्या लिख दें, 16r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 16/3r स्क्वायर, क्लियर है। 16/3r स्क्वायर मिल गया यहाँ से। अब देखो a की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे ये तो 4 आ गया, ये 4/√3 और क्या मिल जाएगा, ये r हो गया, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया। a का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 हो जाएगा, ये √3 और ये r। बस हमको इतनी चीज़ें चाहिए थी। जैसे ही मैं बोलता हूँ बीसीसी का स्ट्रक्चर, तो देखो नंबर ऑफ स्पेयर कितने हो गए, 2 हो गए, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना हो गया, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते, 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो,
क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या ली हमने 4/√3 आर। क्लियर है। अब ये क्या हो गया 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या मिल जाएगा हमको 64 आर क्यूब अपॉन 3√3 लिख दें इसको, बराबर है। अब देखो मैंने एकदम अच्छे से एससीसी और एफसीसी को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे देखो खाली मतलब मेन फोकस हमारा क्या होगा, अगर कभी भी एपीएफ निकालने को आ जाता है तो सबसे पहले तो क्या वेरीफाई कर लो ए की वैल्यू, क्योंकि यही वैल्यू डिसाइड करेगी कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। ये वैल्यू को यहाँ पे रखा, अब क्या मिल जाएगा हमको, इसको फ्लिप कर दो, ये क्या मिला है 8/3 पाई आर क्यूब, बराबर है। ये ऊपर चला जाएगा 3√3 ऊपर गया तुम्हारा, और ये इंटू 64 आर क्यूब यहाँ पे आ गया, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, 8 ये 3 इससे चला गया, तो फाइनली बच क्या रहा है अपने पास एपीएफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ऊपर देखो क्या बचा है खाली पाई एंड √3 बचा हुआ है, और नीचे क्या बच गया मेरे पास सिर्फ 8 बच रहा है। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू √3 अपना 1.71 अपॉन 8, इनको कैंसिल करके ये आंसर आ जाता है अपने को 0.68। ठीक है, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या आ गया 0.68। ठीक, यहाँ से अगर परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस निकाले हम तो कितना मिल जाएगा 0.68 इंटू 100, दैट इज नियरली कितना आ गया 68%। तो अब देख लो एक बार ऑक्यूपाइड स्पेस अगर 68% मिल रहा है हमको, ऑक्यूपाइड स्पेस तो मिल गया अपने को, तो वॉइड कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। वॉइड का फॉर्मूला क्या कर दोगे 100 माइनस जितना भी अपना परसेंटेज आया 68, क्या मिल गया 32। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो सिंपल सा डेरिवेशन होता है, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एपीएफ निकालने को बोल रहा है तो z की वैल्यू फिक्स कर लो, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद रखो, और सारे सोल्यूशन ऐसे आते जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिकल एकदम डेरिवेशन है, 2 या 3 मार्क्स के लिए हमको बोर्ड के एग्जाम में आता है, या इवन इसके ऊपर से अपने को बहुत सारे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो डेरिवेशन का, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो ये सारी चीजें हो गई अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो जैसे ही यूनिट सेल के बारे में पता चल जाए, अब अगर मैं एक सिंपल सा टेबल के फॉर्म में अगर आपको एक डेटा बना के दूं, तो हमारे पास यूनिट सेल कितने टाइप के हैं, यूनिट सेल हमने कितने टाइप के पढ़े, तो हमारे पास आंसर है कि हमने 3 टाइप के यूनिट सेल पढ़े। सबसे पहले तो एससीसी, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है बीसीसी, और थर्ड हमने क्या पढ़ा है एफसीसी, राइट। अब इस पे अलग अलग क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑक्यूपाइड स्पेस बताओ, राइट, या कितना परसेंटेज ये ऑक्यूपाई करते हैं, तो डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो और आज के वीडियो में हमने देखा। प्रीवियस वीडियो में अगर देखोगे तो एससीसी और एफसीसी मैंने वहां पे कवर किया हुआ है, तो वहां पे ऑक्यूपाइड एससीसी के लिए कितनी आ जाती है 52%, राइट। एफसीसी के लिए कितना आ जाता है 74%। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए आज ही हमने देखा कितना 68%। तो ये हो गई ऑक्यूपाइड स्पेस। अब यहां से अगर कोई पूछता है कि वॉइड बताओ या वॉइड का परसेंटेज, तो 48% वॉइड यहाँ पे आ जाएगा, 32% वॉइड यहाँ पे आ जाएगा, और 26% वॉइड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो देख रहे हो जैसे जैसे यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्पेयर बढ़ते हैं, अगर मैं इनके लिए z की वैल्यू बोलूँ कि मुझे z की वैल्यूज बताओ, तो z की वैल्यू एससीसी के लिए हम लोग कितनी निकालते हैं 1 निकालते हैं, बीसीसी के लिए 2, और एफसीसी के लिए कितनी 4। तो जैसे जैसे एक यूनिट सेल में डेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, और उसमें लगातार वॉइड क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तुमको पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, z को लिख के रखो नंबर ऑफ एटम करके, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है वो तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर,
ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई यूनिट सेल बना रहे हैं, बराबर है, एक स्पेयर है, ठीक, एक स्पेयर कितने और स्पेयर से एडेड होता है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख देता हूँ, बराबर, ये स्पेयर है और यहाँ पे यूनिट सेल के लिए मैंने कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि इस वाला ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये कितने और स्पेयर से आपस में टच हो रहा है, क्लियर है। तो कितने स्पेयर से टच हो रहा है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। मान लो अगर मैं ये बाहर वाले को पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखने का ये कितने से टच में दिख रहा है तुमको, एक से ही दिख रहा है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 1। मैं इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं, ये जस्ट हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो सिर्फ ये देखना है कि एक एटम या एक स्पेयर कितने और स्पेयर से एडेड है, तो वो उसका क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो तो ये इससे भी टच में है और इससे भी टच में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर इसके लिए देखें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, तो देखो ये इससे भी टच में है, इससे भी है और इससे भी है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। इसका अगर हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये इससे टच में है और इससे इससे नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। एक स्पेयर जितने और स्पेयर से ऐड होगा दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रख लो, एससीसी अगर स्ट्रक्चर है तो 6 हो जाएगा, बीसीसी है तो 8 हो जाएगा और एफसीसी है तो 12 हो जाएगा। क्लियर है। ये ओवरऑल चैप्टर का एक समरी है, ये टेबल तुमको लास्ट तक याद रखना है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और अपने को ये सारे डेटा यूज में आएंगे। क्लियर है। लास्ट इसमें पूछ सकता है तुमको रेडियस, ठीक है। तो रेडियस के पहले अगर मैं एक चीज पूछूं, ठीक है, एक मैं बताऊंगा बाकी आप लोग को खुद से फिल करना होगा। तो आप देखो रेडियस और एज लेंथ, ठीक है, सिंपल सा देखो एससीसी के लिए मैंने ए की वैल्यू क्या निकाली थी, 2r, ठीक है, बराबर। एज लेंथ हमने एससीसी के लिए क्या निकाला था, a इज इक्वल टू 2r। तो यहां से अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, r इज इक्वल टू, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझा। तो जो भी तुम्हारा एज लेंथ है a इज इक्वल टू जो भी वैल्यू तुमने निकाली है, रेडियस निकालने के लिए क्या कर दो, खाली उसको इससे डिवाइड कर दो। अब बीसीसी का रेडियस, बीसीसी का एज लेंथ वो आज ही हमने डिस्कस किया, एफसीसी का रेडियस और एफसीसी का एज लेंथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। तो ये सब आप अपने हिसाब से फिल कर लो। यहाँ पे हमारा ये टेबल देखो इंपॉर्टेंस रखता है काफी, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो तो इतनी चीजें अपने को पता होनी ही चाहिए, इवन न्यूमेरिकल्स के लिए, या इसमें से बहुत बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दे देगा कि अपने एससीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, या नंबर ऑफ स्पेयर कितना है, या वॉइड कितने आते हैं। क्लियर है। डायरेक्ट बोलेगा एफसीसी का रेडियस बताओ, ठीक। तो कोई भी मतलब ऐसी चीजें नहीं पूछ रहा है कि जो हमको पता ही नहीं है, सारी रिलेटेबल हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ी हुई तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा टेबल है पूरा ओवरऑल तीनों सेल का, इसको लिख लो और यहाँ पे स्पेस आपका काम है फिल करना, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीजें मैंने बता दी। नेक्स्ट टाइप देखो नया एक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और कुछ स्टूडेंट का कंप्लेन होता है कि वो समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग करेंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, राइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉइड्स क्या होते हैं, राइट। वॉइड होता क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देख लेंगे, टाइप्स ऑफ पैकिंग वगैरह भी देख लेंगे। तो पहले वॉइड समझ लो कि वॉइड होता क्या है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि वॉइड क्या निकाले, कैसे निकाले, समझ में ही नहीं आता है। तो पहले इसको ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो उस पर जो भी हमारे डाउट्स वगैरह होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पे 8-8 10-10 न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे हो जाएंगे कवर, ठीक है। वॉइड देखो होता क्या है, राइट। हम लोग एक यूनिट सेल अगर बनाए, ये हमारे पास स्फेयर है, मैंने तुमको बोला था लास्ट टाइम, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूं ऐसे, ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने एक यूनिट सेल बनाया, ठीक।
तो ये स्पेस कवर हो रही है क्या? तो आंसर है यस, ये स्पेस कवर हो रही है, ये भी कवर हो रही है और ये भी कवर हो रहा है। लेकिन ये जो बीच में अपने पास खाली स्पेस बच जा रहा है, ठीक है, ये वाला स्पेस, राइट। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो स्पेस है ये तो हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाइड स्पेस है, बराबर है। तो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, राइट, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो स्पेस है ये हमारे पास क्या है, खाली पड़ा हुआ है। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड, या इसी स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, या अगर और कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। थोड़े टाइम पहले अभी हमने कवर किया कि जो टेबल बनाया था, देखा उसमें एससीसी में वॉइड कितना आ रहा था, 48%, बीसीसी में कितना आ रहा था, 32%, और एफसीसी में कितना आ रहा था, 26%। तो जैसे जैसे पैकिंग इफिशियंसी बढ़ रही थी, वॉइड कम हो रहा था। अब यहाँ पे वॉइड जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लो तुमने कोई सॉलिड प्रिपेयर किया और उसमें वॉइड मतलब खाली स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगा जनरली, राइट। तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी एटम्स की, वो सॉलिड उतना क्या होगा, मजबूत होता हो चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा वॉइड उतना क्या, सॉफ्ट सॉलिड, और जितना स्ट्रॉन्ग डेंसिटी होगी किसी भी सॉलिड की, उसके अंदर वॉइड उतना क्या होगा, कम होगा, राइट। तो ये क्लियर हुआ। जो खाली स्पेसेस बच जाते हैं यूनिट सेल में, दैट इज कॉल्ड एज वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस। अब वॉइड जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो वॉइड तो हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट हम लोग को अपने पोर्शन का देखना है कि हमारे पोर्शन में कितने वॉइड्स हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन उस पर बनेंगे। तो वॉइड देखो, जनरली वॉइड अगर हम लोग देखें तो वॉइड मेजरली दो टाइप के हमको पढ़ने, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है। शॉर्ट में आगे के वीडियोस में इसको हम लोग ओ भी बोलते चलेंगे, और इसको, ठीक है, क्लियर है। दो टाइप के वॉइड हो सकते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, सपोज करो, थोड़ा सा अज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो देखो, मान लो अगर हमारे पास ऐसे तीन बॉल्स हैं, राइट, इनको ऐसे मैं अरेंज कर दूं प्लेन पे, यहाँ पे रख दूं और यहाँ पे रख दूं, ठीक है। ये तीन बॉल्स लिए मैंने जमीन पे रख दिए एक दूसरे से ऐड करके, इसके ऊपर से एक बॉल लाके रख दो, ठीक है, यहां से एक बॉल लाया और इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो क्या ये जो बीच में खाली स्पेस बच रहा था ये पूरी तरह से भर जाएगा क्या, राइट। अज्यूम करके देखो, हम लोग बॉल के शेप में ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एटम भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो एक एटम, दूसरा और तीसरा, बीच में कुछ जगह बच जाएगी। ऊपर से अगर मैं एक स्पेयर ला के रख दूं तो वो पूरी तरह से उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, फिर भी कुछ ना कुछ जगह बची रहेगी। तो फोर्थ स्पेयर के एंटर करने से जितनी भी स्पेस बचेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो मतलब तुम दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर चार स्पेयर के कॉम्बिनेशन से, और वो चार स्पेयर भी कैसे होने चाहिए, टेट्राहेड्रल मैनर में, ठीक है। चार स्पेयर के कॉम्बिनेशन से जो एम्प्टी स्पेस बनती है, उसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। दूसरी चीज देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, सपोज करो कि मैं ऐसे चार स्पेयर को अरेंज कर दूं यहाँ पे, राइट। तो ये स्पेस क्या हो रही है, खाली बच जा रही है, बराबर। ये हो गया हमारा वॉइड, क्लियर है। इस स्पेस को कवर करने के लिए अगर एक स्पेयर मैं ऊपर से इसके ऊपर रख दूं और एक स्पेयर नीचे से रख दूं, तो क्या ये पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा क्या, बराबर। चार स्पेयर मैंने प्लेन पे रखे, एक स्पेयर को ऊपर से रखता हूँ और एक स्पेयर को नीचे से रखता हूँ, चार ऑन द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, क्लियर है। तो क्या वो जो वॉइड बच रहा था बीच में वो कवर हो जाएगा क्या, तो आंसर है नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ स्पेस बचेगी। और ऐसे वॉइड को जो कितने स्पेयर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, चार तो प्लेन पे हो गए, दो प्लेन के ऊपर और नीचे,
तो 6 स्पेयर के कॉम्बिनेशन से जो वॉइड बनते हैं, ऐसे वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्लियर हुआ। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, समझ में आया। 4 स्पेयर के कॉम्बिनेशन से अगर मैं बना रहा हूँ टेट्राहेड्रल मैनर में, तो उससे बना हुआ वॉइड क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रल। दूसरा ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे पोर्शन में फिलहाल के लिए 2 टाइप के वॉइड हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरे ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप के अरेंजमेंट में कौन सा कितने टाइप के वॉइड प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। देखो, 2 टाइप के वॉइड मैंने बता दिए। एक हमारे पास क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और दूसरे क्या हो गए, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एकदम सिंपल सा ध्यान में रखो, किसी भी यूनिट सेल में अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने आप कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्यों, अभी देखो ऑक्टाहेड्रल में मैंने क्या बोला, प्लेन पे 4 थे, एक तुमने ऊपर से रखे तो एक वॉइड ऊपर बनेगा, एक मैं नीचे से रखूंगा तो एक वॉइड नीचे बनेगा। क्लियर है। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने आप क्या हो जाएंगे, 2n। ये सिंपल सा दिमाग में रख लो। वैसे भी इस चैप्टर को थोड़ा सा तुमको 3 डायमेंशनली अज्यूम करके चलना पड़ता है, नहीं हो रहा है तो इनको रट डालो। क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर एक है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब हमारे पास यूनिट सेल कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट सेल क्या आ जाता है, एससीसी आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है, बीसीसी आ जाता है। थर्ड एफसीसी आ जाता है। कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमको थोड़ा बहुत एचसीपी की जरूरत पड़ेगी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की। ठीक है, तो अब देखो बाकी आंसर देने का मुझे ट्राई करो। एससीसी में कितना हो जाएगा, z की वैल्यू 1 हो जाती है, बीसीसी में z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और एफसीसी में z की वैल्यू 4 हो जाएगी। एचसीपी में बता देता हूँ, ये हमारे पोर्शन में नहीं है, बट इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, ये अपने को ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान में रखो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो z का नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी पूरे चैप्टर में बार बार रिवाइज किया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ एटम इतने आएंगे। ठीक है, अब देखो जब भी एससीसी बनेगा तो नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, टोटल 1 आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डायरेक्ट क्या करने का सिंपल सा ट्रिक है, देखो जितना नंबर ऑफ स्पेयर होगा उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे। क्लियर हुआ। और ये तो तुमने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हुआ तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 2n हो गया। तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, किसी भी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ही क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। कुछ भी हो, कोई मेरे को आके पूछता है कि एज सेंटर्ड क्यूब में कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, मैं उसको क्या क्वेश्चन करूंगा कि मेरे को नंबर ऑफ एटम बताओ। बराबर। अब उसने मेरे को नंबर ऑफ एटम मान लो बोल दिए 5, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना हो जाएगा, 5। कोई भी अननोन यूनिट सेल है, खाली उसमें तुमको नंबर ऑफ एटम पता करने। एक बार नंबर ऑफ एटम पता हो गए, नंबर ऑफ एटम पता होते ही जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक। ठीक है, अब देखो z की वैल्यू 1 थी, यूनिट सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल स्पेयर कितने थे, एटम 1, तो उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि एससीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, तो आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट। ठीक है, राइट। ये अगर 1 हुआ तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। पूरा डेरिवेशन हमने किया हुआ है इसके ऊपर प्रीवियस वीडियोस में। तो ऑक्टाहेड्रल भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद अगर मेरे को कोई पूछे कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ, तो मैं कितने बोल दूंगा, डायरेक्ट। ठीक है, जस्ट डबल हो जाएंगे। कोई भी यूनिट सेल है, नंबर ऑफ एटम पता करो, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड इट इज द डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है। नेक्स्ट, z की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी होती है, 4। ठीक है, तो ये 4 है,
तो इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है। HCP में नंबर ऑफ स्पेयर 6 है, तो इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए, 6 हो गए, और जस्ट डबल क्या हो गया, 12, इसका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आया? बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो ऐसे याद करके रखो। कोई भी यूनिट सेल अननोन यूनिट सेल है, नंबर ऑफ एटम पता है तो मैं उसका टेट्राहेड्रल वॉइड भी बता सकता हूँ और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इजीली बता सकता हूँ। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, तो देखो सिंपल सा अगर मैं ट्रिक बताऊँ एक, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ही क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, राइट। और इसी का जस्ट डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा वॉइड का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिकल चीज़ है, ऐसे लिख लो। अब मेन पता तुमको ये रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम SCC, BCC और FCC में कितने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या है। देखो आज के लेक्चर में हम लोग ने कवर क्या किया है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार शॉर्ट में। एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ, यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे। बाकी वॉइड के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वॉइड के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे कवर हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, वॉइड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों के कभी भी गलत नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको कवर करेंगे और उसको देखिएगा। एक टाइप्स ऑफ पैकिंग छोटा सा पार्ट है, बता देता हूँ शॉर्टकट में कि कैसे होते हैं वो। अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ पैकिंग इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में कितने टाइप की पैकिंग होती है, बराबर। तो सॉलिड में मेजरली 3 तरह से पैकिंग होती है, राइट। एक को हम लोग स्टेज 1 पैकिंग बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट एक ओवरऑल आइडिया अपने को होना चाहिए। दूसरा हो जाता है अपने पास स्टेज 2 पैकिंग, और थर्ड एक आ जाता है अपने पास स्टेज 3 पैकिंग। मतलब हम लोग किसी भी एटम की जो पैकिंग है उसकी इफिशियंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टेज 1 पैकिंग को हम लोग दूसरे वर्ड में लीनियर पैकिंग भी बोलते हैं। लीनियर पैकिंग में सिर्फ सिंपल सा अगर देखो तो क्या होगा कि जो स्पेयर्स होंगे वो ऐसे अरेंज होते जाएंगे एक लाइन से। क्लियर है, लीनियरली अरेंज होते जाएंगे एक के बाद एक। स्टेज 2 पैकिंग को हम लोग दूसरे वर्ड में प्लेनर पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेनर पैकिंग में हमारे पास 2 टाइप आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें AA टाइप और दूसरा आ जाएगा हमारे पास AB टाइप। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बताऊं तो इसको हम लोग 2D पैकिंग भी बोल सकते हैं और इसको 3D पैकिंग भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो अगर मान लो कोई एटम है, उनको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया A सीरीज, और इसके नीचे भी मैंने एटम्स को ऐसे ही अरेंज किया और इसको भी क्या बोल दूं मैं, A सीरीज। सेम सीरीज में अरेंज हो रहे तो सबको हम लोग क्या बोलते जाएंगे, A सीरीज, बराबर है। तो ये देखो, ये जो टाइप की पैकिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A सीरीज की पैकिंग। सारे जो एटम्स हैं वो एक लीनियरली अरेंज है बट 2D फॉर्म में है। मतलब एक प्लेन बिछा हुआ है, उस पे ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एटम्स को अरेंज करते जा रहे हैं। AB टाइप में क्या हो जाएगा, अगर मान लो एक स्पेयर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, इसको अगर A बोल रहे हैं, तो इस वॉइड को अगर मुझे कम करना है तो इसको थोड़ा सा आगे खसका दूं। ठीक है, यहाँ पे अगर कर दूं इसको अरेंज, तो अब क्या होगा, जो इतने वॉइड बन रहे थे अब दिख रहा है, वॉइड क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। तो अगर ये A सीरीज है तो इसको तो मैंने आगे से स्टार्ट किया तो इसको क्या बोल देंगे, B। ठीक है, नेक्स्ट फिर वॉइड कम करना है तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँ इसको। क्लियर है, तो वापस से ये सीरीज क्या हो गई, A हो गई। नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है तो फिर से B सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि वॉइड क्या हो सके, कम हो सके। तो ये जो टाइप की पैकिंग देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AB टाइप की पैकिंग।
ठीक है, ये क्या थी, एक लाइन से अरेंज है तो ए टाइप की पैकिंग और ये बी टाइप की। बट ये क्या है, 2D स्पेस पे है, एक प्लेन बिछा हुआ है उस पर हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। 3D में क्या हो जाएगा, दोनों टॉपिक फिर से यहाँ पे सेम हो जाएंगे, एक ए टाइप और एक ए बी टाइप। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, खाली देखो ए वाली सीरीज एज इट इज आएगी जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, फिर से ए वाली सीरीज, फिर से ए सीरीज, और फिर से यहाँ पे ए सीरीज है। ठीक है, बट इसको मैंने देखो स्टार्टिंग में नाम क्या दिया है, 3D पैकिंग है। तो 3D पैकिंग मतलब इस पेयर के पीछे भी ऐसे जस्ट अरेंज होंगे स्पेयर, मतलब ये तुमको 3D में दिखेगा ऐसे पूरा, मतलब पीछे भी सारे स्पेयर्स अरेंज होंगे, प्लस इसके ऊपर भी स्पेयर्स अरेंज हुए होंगे। मतलब ये प्लेन है, इसके पीछे भी आ रहे हैं स्पेयर्स, ये अगर एक स्पेयर है तो इसके पीछे भी आएंगे और इसके आगे की तरफ भी आएंगे। तो ये हो गया हमारा 3D में ए टाइप का पैकिंग। ए बी टाइप इसमें हमको कैसे दिखेगा, देखो जैसे सपोज करो ये ए सीरीज है, बराबर है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, बी सीरीज को अरेंज करना चालू किया। ठीक है, फिर से ये वाला ए सीरीज हो गया, ये बी हो गया, फिर ए सीरीज, फिर से ए और फिर से बी, राइट। अब इस वॉइड को अगर और कम करना है, ठीक है, ये लास्ट में डायग्राम थोड़ा सा भयानक हो जाएगा तो पहले से ही इसको देखते चलो। यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, सबको ए टाइप से अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो वॉइड बच गया है ना, इसको अगर कम करना है तो हम लोग क्या कर दें, इसके ऊपर से स्पेस अरेंज करना चालू कर दें ऐसे, राइट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। ये कैसे हो जाएगा, पूरा 3D में चलेगी, पैकिंग पूरी जो है वो 3D में होगी। एक लेयर मैंने नीचे बनाया, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, तो इससे वॉइड लगातार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो अगर हम लोग स्टेज ये टाइप्स ऑफ पैकिंग देखें तो सबसे पहले क्या है, लीनियर पैकिंग है जिसमें वॉइड का परसेंटेज क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, 2D पैकिंग की, प्लेनर, जिसमें एक ए टाइप आ गया हमारे पास और एक क्या आ गया, ए बी टाइप। ठीक है, तो ए टाइप में वॉइड ज़्यादा था परसेंटेज, उसको कम करने के लिए हमने उसको ए बी टाइप में लाया। इस वॉइड को और कम करने के लिए इसी पैकिंग को हमने 3D में किया। पहले ये प्लेन पे थी, अब प्लेन के आगे भी जाएगी और प्लेन के पीछे भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3D में ए टाइप और ये हो गया हमारा ए बी टाइप। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इतना टाइप की पैकिंग होंगी। तो देखो आज के वीडियो में, आज यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं, और आज के वीडियो में हमने देखा क्या, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाला। उसके बाद मैंने टेबल बना के दिया पूरा कि रेडियस क्या होगी, एससीसी की, बीसीसी की, एफसीसी की, बराबर, परसेंटेज वॉइड कितना होगा, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, राइट। ये सारे डेटा का एक लिस्ट बना के रखो। नोट्स जैसे जैसे मैं चैप्टर करा रहा हूँ एज इट इज़ बनाते चलो, तो आगे चल के तुमको पढ़ने में ईजी होगा। एग्ज़ाम टाइम तक आते आते एक बेटर अपने पास नोट्स होगा और हम लोग यहाँ से पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करो। मैंने क्या बोला, आज वॉइड का डिटेल दे दिया है, तो वॉइड अच्छे से देखो एक बार, वॉइड कितने टाइप के होते हैं और क्या हो सकते हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा वॉइड्स के ऊपर, राइट। वो पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जैसे डिफेक्ट आते हैं बहुत सारे, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और लास्ट में डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो वहाँ तक के लिए अभी तक यहाँ तक चैप्टर हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट, लगभग पकड़ के चलो कि 70% सॉलिड स्टेट हम लोग ने कवर कर दिया है। न्यूमेरिकल पार्ट्स बचे हुए हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे। इसका जो नोट्स वगैरह है प्रॉपरली बना के रखो, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।